हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर अपना चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फिलहाल कुछ 2-3 टॉपिक्स ही कवर अप किए हैं। बट बेटा, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल साहब ने जो हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो फाइल बना रहे होंगे इसी टॉपिक पे, उनके लिए तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हेनरी फ्योल साहब ने अपने इन 14 प्रिंसिपल्स में हमसे क्या क्या कहा है। बट उससे भी पहले हर रोज़ हम लोग क्या करते हैं, हर रोज़ हम लोग अपनी प्रेजेंट लगाते हैं। हम लोग अपनी मैम को ये बताते हैं कि हम कौन सी स्टेट से हैं, कौन सा स्कूल है हमारा, है ना, और आज हम कौन से डे की क्लास अटेंड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग रहते हैं कि अपना एक रीकैप जो लास्ट क्लास से रिलेटेड होता है। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर अप किए थे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और फ्योल साहब की थोड़ी सी बायोग्राफी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी। तो एक बार मैं आपको फिर से उसका रिकैप दे देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। तो बेटा, लास्ट क्लास में सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने एक्रोनिम पढ़ी, फुलफिलिंग द मॉम्स इनसाइट्स इनटू रियलिटी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा, फुलफिलिंग का मतलब था फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि एक बिजनेस के अंदर हम लोग जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर पाते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि फ्लैक्सिबल होते हैं, तो इस बदलते हुए बिजनेस एनवायरमेंट के साथ ये हमारी मदद करते हैं कि हम भी इस बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर पाएं और आगे सक्सेसफुल हो पाएं। देन हमने पढ़ा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें रिसोर्सेज का सही यूज बताते हैं। यहाँ पर ये मैनेजर्स का जो अथॉरिटी की बाउंड्रीज है उसको सेट करते हैं कि वो किस हद तक काम कर सकते हैं, क्या अथॉरिटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पर उसको सेट किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो आसानी से अचीव हो पाए। देन हमने पढ़ा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, कि ये जितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हमारी एजुकेशन का पार्ट है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का पार्ट है। आगे जो बच्चे रिसर्च वर्क में जाते हैं वो लोग भी इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, उनके करिकुलम का पार्ट होता है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन हमने एस से पढ़ा था साइंटिफिक डिसीजन, कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर बेस्ड नहीं है, कोई भी ब्लाइंड फेथ नहीं है, लॉजिक्स पे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, सोच समझ कर ही यहाँ पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं। देन हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था इनसाइट्स इनटू रियलिटी, कि ये जो भी हमारे सोच विचार है, जो भी चीज़ हमने सोच रखी है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारी नॉलेज को इंक्रीज करके, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करके, हमारी एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ताकि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और जो हमारे इनसाइट्स है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो ये तो हमने फिलहाल लास्ट क्लास में कवर अप किया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें दो लोगों ने दिए हैं, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिसमें फिलहाल मैंने सिर्फ आपको हेनरी फ्योल साहब के बारे में बताया कि देख लीजिए ये हेनरी फ्योल साहब हैं जिनका लाइफ टाइम है 1841 से 1925। इनका बर्थ हुआ था फ्रांस में। ये माइनिंग इंजीनियर और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, एज वेल एज 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी इन्होंने हमें दिए। इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल या फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इनके बारे में याद रखनी है। फिर हमने 14 प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए एक प्यारी सी एक्रोनिम पढ़ी, ओ डैड आर यू श्योर दैट CS इज इजी, और इसी में छुपे थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में किया। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले लड्डू प्रिंसिपल के साथ, सबसे इजी प्रिंसिपल, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। तो बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क अपने नाम से ही अपने काम को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है। जहां पर डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है बेटा, बताइए, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांटना, काम को बांटना। ठीक है, अब काम को किस तरीके से मैडम यहाँ पर बांटा जाता है, जरा आप हमें बताएंगे, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए कि काम को कैसे बांटा जाता है। तो बेटा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल बताऊंगी, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल के एक्सप्लेनेशन पे आती हूँ। ठीक है, तो आप डिवीजन ऑफ वर्क को
एक उस ऑर्गेनाइजेशन से समझिए जहां पर आप रोज जाते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप रोज जाते हैं और रोज वहां पे 5 से 6 घंटे बिताते हैं। बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जहां पर आप रोज जा रहे हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन है आपका स्कूल। ठीक है, आप अपने स्कूल में डेली जाते हैं। तो जब आप स्कूल में डेली जाते हैं और स्कूल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले एंट्री गेट पर ही, जब आप एंट्री गेट पर पहुंचे तो एंट्री गेट पर आपको स्कूल का एक स्टाफ खड़ा हुआ नजर आता है और उस स्टाफ को आप बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड, है ना। उस स्टाफ को आप क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। कि स्कूल में आपने एंटर किया, सबसे पहले ही आपने देखा कि एक पर्सन है जो एंट्री गेट पे खड़ा हुआ है और कुछ काम संभाल रहा है। किस चीज का काम संभाल रहा है? सिक्योरिटी का। कि जितने भी लोग स्कूल में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी उस टाइम पे वहां पर आ रहे हैं, सबकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, कोई गलत इंसान स्कूल में एंटर ना करे, ऐसा कोई ना एंटर करे जिसको हम जानते ही नहीं हो, तो सब चीजों को चेक करना, बेसिकली स्कूल का रख रखाव करना उस टाइम पर उन सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप और अंदर जरा एंटर हुए तो आपके स्कूल का कहीं ना कहीं रिसेप्शन आता होगा। ठीक है, अब स्कूल का जब रिसेप्शन आता है तो वहां पर बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि एक आपके वहां पर क्वेरी डिपार्टमेंट हो। ठीक है, एक हो सकता है वहां पे फीस कलेक्शन डिपार्टमेंट हो। ठीक है, फीस कलेक्शन डिपार्टमेंट, और चलो अभी दो ही डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। और वहां पर भी अलग अलग स्टाफ जो होता है वो काम कर रहा होता है। फिर आप और अंदर एंटर हुए तो एक और स्टाफ होता है जो स्कूल की क्लीनिंग का काम कर रहा होता है, यानी कि स्कूल की साफ सफाई जो हो रही होती है वो काम भी चल रहा होता है। फिर आप थोड़ा सा और एंटर करते हैं तब तो आपको एक ऐसा स्टाफ नजर आता है जिनके साथ आप पूरा दिन रहते हो, यानी कि आपके टीचर्स। ठीक, और उसी स्कूल के अंदर आपको बड़े बड़े लोग भी दिखते हैं, वो एसी वाले लोग, जैसे कि आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, है ना, और डायरेक्टर, मैनेजर, ये सब लोग भी वहां पर होते हैं। अब इतने सारे लोगों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया। बेटा ये बताइए कि ये सारे लोग क्या एक ही काम कर रहे हैं? क्या ये सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं? क्या कभी आप लोगों ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देखा है कि वो एंट्री गेट पे खड़े होते हैं सिक्योरिटी गार्ड बन के? क्या आपने कभी अपने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को देखा है कि वो ये वाला क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं, या वो फीस कलेक्शन कर रहे होते हैं वहां बैठ के? क्या आपने कभी देखा है? नहीं। आपने अपने स्कूल में देखा कि बहुत सारा काम है करने के लिए, और उन सारे काम को करने के लिए उन्होंने पर्टिकुलर स्टाफ रखा हुआ है। और वो स्टाफ उन्होंने कैसे रखा होगा? भाई जब उन्होंने अपने यहाँ पर टीचर्स का सिलेक्शन किया होगा तो उन्होंने क्या सोच के टीचर्स का सिलेक्शन किया होगा? बेटा उन्होंने देखी होगी उनकी क्वालिफिकेशन, है ना, उनकी सब्जेक्ट नॉलेज, कि कौन किस चीज को बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। अगर उन्हें लिखता है कि एक हिस्ट्री के लिए हमें टीचर रखना है तो वो देखेंगे ना कि उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उन्होंने एमए इन हिस्ट्री करा हुआ है या नहीं है। तो वो सब चीजों को चेक करेंगे पहले, यानी कि जिसके जैसे स्किल्स उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम बांटा। भाई क्लीनिंग डिपार्टमेंट है तो क्लीनिंग डिपार्टमेंट के लिए अब तुम यहाँ पे मास्टर्स डिग्री तो मांगोगे नहीं, ये तो कहोगे नहीं कि आपको एमबीए करके आना है ना। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी आप ये सब चीजें तो कहोगे नहीं। तो जो जिस एरिया के अंदर एफिशिएंट है, जो जिस एरिया के अंदर स्पेशलिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम बांट दिया। ठीक है, तो बेटा डिवीजन ऑफ वर्क आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ही क्या है? सिंपल सा मतलब है काम को बांटना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और हमने उन सारे कामों को क्या कर दिया? अपने स्टाफ के बीच में बांट दिया है। यहाँ तक बात समझ आ गई? बढ़िया तरीके से आ गई, वेरी गुड। ये एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हैं, ये कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसको आप एग्जाम में ना लिख सकते हो। आप बिल्कुल एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, डायग्राम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेटा जितने भी मैं यहाँ पे प्रिंसिपल आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैं सब में आपको इसी तरीके से डायग्राम फॉर्म के फॉर्मेट के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी। आप वही एग्जाम्पल एज इट इज अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे इन्हें वर्ड्स में लिखें या अपना फ्लो चार्ट या डायग्राम के फॉर्म में, जैसे मर्जी आप चाहे इसको लिख सकते हैं, बट आपको एग्जाम्पल लिखना जरूर है। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको अब समझ आ गया होगा, जिसमें आपको एक चीज तो समझ में आई कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांटना। अब हमें ये पता लगाना है कि हम काम को कैसे बांटेंगे और क्यों बांट रहे हैं हम काम। ठीक है, वाई एंड हाउ, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। चलो अब इस बात का पता लगाते हैं हेनरी फ्योल साहब से। कि हेनरी फ्योल साहब क्या कह रहे थे? तो बेटा हेनरी फ्योल साहब ने यही देखा कि
क्योंकि आपको मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि वो किसी कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही है, कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो रही है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ चल रही थी। तो उन्होंने यही चीज ऑब्जर्व करी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो आपको क्या करना है, दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब, कि आप काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो। आप अपने घर में भी देखो ना, हमारा घर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं होता, वहां पर भी हम बहुत सारी चीजें देखकर सीख सकते हैं। आप अपने घर में भी देखो, आपके पापा अपना एक अलग वर्क करते हैं, आपके घर में आपकी मम्मी अपना एक अलग काम कर रही है, आप खुद भी अपने चीजों से रिलेटेड काम करते हो, आपके बड़े भाई बहन वो भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, दादा दादी वो भी अपना कुछ वर्क करते होंगे। तो सबने अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना अपना काम बांट रखा है। जिसको जो काम करना आता है ढंग से, वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति पूरे घर में सारा काम नहीं कर रहा है कि आपने देखा होगा अपने घर में कोई एक ही पर्सन है वही सारा काम कर रहा हो। सभी अपने अपने एरिया ऑफ नॉलेज, अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बात समझ आई? तो देखो यही उन्होंने कहा, दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब ईच परफॉर्म्ड बाय द ट्रेन्ड एम्प्लॉय। अब ये नहीं कि किसी भी नौसिखिया से हम लोग वो काम करा रहे हैं, ट्रेन्ड एम्प्लॉय से कराएंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यही था कि ये काम हमें कराना ही ट्रेन्ड एम्प्लॉय से है। सो वर्क शुड बी डिवाइडेड एज पर द, अब लेकिन कैसे बांटना है काम, दिस इज द की, कैसे बांटना है, अकॉर्डिंग टू द कंपिटेंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि भाई जिसको जो काम करना आता है उसको वही काम दो। अब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट का काम था, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम, आपको एक सेल्स मैनेजर चाहिए था, ठीक। तो अब आपके पास इंक्वायरी आई हुई थी, मतलब कोई एक रिज्यूमे आया हुआ था, उस बंदे ने तुम्हारे यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, मतलब फाइनेंस मैनेजर के लिए, वो फाइनेंस की पढ़ाई करके आया था, ठीक। तो अब तुमने क्या किया, तुमने उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि वो काम उसको कर नहीं पाएगा, वो कर पाएगा, ठीक है, फाइनेंस सीख कर आया, बट सेल का काम भी वो सीख लेगा 5-6 दिन में, एक हफ्ते में। बट उसका जो एरिया ऑफ एक्सीलेंस था, उसका जो एक्सपीरियंस था, उसकी जो कॉम्पिटेंसी थी, उसकी जो क्वालिफिकेशन थी बेटा, वो फाइनेंस में थी, बट तुमने उसको सेल्स में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर कॉमर्स फील्ड से हूँ, बट ऐसा तो है नहीं कि कभी मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, कॉमर्स फील्ड से हूँ, मेरा जो एक्सीलेंस है वो बिजनेस स्टडीज है, कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स भी है। बट ऐसा तो है नहीं कि मैंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी या मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी या मैं पढ़ा नहीं सकती, पढ़ा सकती हूँ, बिल्कुल पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो पढ़ा सकती हूँ। बट मेरा जो एरिया ऑफ नॉलेज, इंटरेस्ट, मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल है, जो मेरे क्वालिफिकेशन है, वो कॉमर्स फील्ड में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कल को मैथमेटिक्स पढ़ाने लगूं तो मैं उतना बेस्ट नहीं कर पाऊंगी जितना बेस्ट मैं अभी फिलहाल कर रही हूँ। वो बेस्ट आपको वहां नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश भी नहीं पढ़ा सकती, मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकती हूँ, बट फिर वही वाली बात कि मैं आपको वो इन डेप्थ नॉलेज ऐसे वाली नहीं दे पाऊंगी जो एक प्योर इंग्लिश टीचर आपको दे सकता है। समझ गए इस बात को? तो यही उन्होंने बोला कि इसीलिए काम को ऐसे नहीं कि कैसे ही बांट दो, किसी को भी कोई भी काम करने के लिए सौंप दो, ऐसे भी नहीं देना। आपको उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा स्पेशलाइजेशन। जब तुम रोज एक ही काम को करोगे ना तो उससे आपको स्पेशलाइजेशन आएगा। क्यों? क्योंकि आप रिपीटेशन में काम करते हो, ठीक। अब इसका एग्जांपल चलो तुम्हें मैं देती हूँ अपने आप से, अपने तरफ से। अब क्या हुआ कि मुझे कार चलानी नहीं आती, ठीक है, मुझे कार ड्राइव करना सीखना है। अभी फिलहाल मुझे बहुत डर लग रहा है, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि यार अब मैं कार चलाने जाऊंगी तो अपना तो नुकसान करूंगी, साथ में 2 और का ना नुकसान कर दूं। तो यहाँ पर हमें मेरे घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको एक लर्निंग ले जाते हैं, लर्निंग सेंटर पे, आप सीखो। तो भैया पहले दिन तो स्टीयरिंग पकड़ने में बहुत डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था ब्रेक कहाँ से कैसे लगेंगे, ब्रेक कैसे लगेंगे, गियर कैसे चेंज होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस दिन। एक दिन हुआ, इस बेचारे की गाड़ी ठोकी मैंने, दूसरे दिन ठोकी, तीसरे दिन भी ठोकी, चौथे दिन भी उसकी बेचारे की गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी है मैंने। अब 5वें 6ठे दिन मुझे चीजें समझ आने लगी है, 5th और 6th डे पर मुझे चीज समझ आने लगी, 7th 8th डे पर और चीजें क्लियर हुई। मैं रिपीटेडली वही काम कर रही हूँ। वो मुझे कहता है रोज आपको सिर्फ यही काम करना है, रोज फिलहाल ऐसा करो, यहाँ से वहां तक गाड़ी चलानी है, रोज यहाँ से वहां तक गाड़ी चलानी है। मुझसे रोज यहाँ से वहां तक की गाड़ी चलवाता था कि पहले यहाँ पे परफेक्ट हो। अब जब मैं 10 दिन में यहां से वहां तक परफेक्ट हो गई तो उसने मुझे आगे की चीजें सिखाई। तो ऐसे करते करते लगभग 1 महीने तक मैंने रिपीटेडली सेम काम किया, और उसके अगले महीने जहां मर्जी ले जाओ मुझे, अब तो मैं आराम से गाड़ी चला सकती हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने डेली बेसिस पर वही काम किया, रिपीटेशन हुई मेरी जॉब के अंदर, जिसकी वजह से मेरा स्पेशलाइजेशन आया, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब स्पेशलाइजेशन आता है तो एफिशिएंसी और इफेक्टिव आउटपुट आपको फिर अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी का एग्जांपल है कि इसी डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट दिखते हैं कि लोग सेल्स डिपार्टमेंट अलग बनाते हैं, परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बनाते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि रोज वो लोग आएंगे, रोज सेम काम करेंगे, उससे उनका क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। ठीक है बेटा, तो अब हमने बेसिकली क्या सीखा इस डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मेन हमारा जो पॉइंट था वो क्या था इसमें, कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो क्या कहता है। डिवीजन ऑफ वर्क बेटा ये कहता है कि वर्क को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करना है स्मॉल टास्क में। ठीक, कैसे डिवाइड करना है, स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है। और किस तरीके से डिवाइड करना है, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, कंपिटेंस, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। अच्छा, क्यों? उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जब आप लोगों को जो काम करना आता है वो काम करने के लिए दोगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगी, लोग प्रो हो जाएंगे उस काम को करने में। और जब आप प्रो हो जाओगे किसी भी काम को करने में तो आप रिसोर्सेज कम वेस्ट करोगे ना, जो काम आपको करना आ जाएगा उसमें आप रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करोगे, जिसकी वजह से आपको क्या मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको मिलनी शुरू हो जाएगी एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस। ठीक है बेटा, तो समझ आया कि क्या है डिवीजन ऑफ वर्क का क्रक्स, यही है कि काम को बांटना है, स्मॉल टास्क में बांटना है, स्किल्स के अकॉर्डिंग बांटना है, स्पेशलाइजेशन मिलेगा जिसकी वजह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगी। थम्स अप कर दो अगर आपको डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर है तो। ठीक है, एक एक पॉइंट के साथ आप मुझे बताओ कि डिवीजन ऑफ वर्क इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छे से समझना क्योंकि वाइवा भी देना है आपको इसी टॉपिक पे, अगर आप इस पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट तो, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ये तो हमने निकाल ही लिए यहीं से ही, कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है कि यहाँ से आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ये तो हमने देख लिया। बट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, अगर हम नहीं फॉलो करते डिवीजन ऑफ वर्क तो क्या होगा, एफिशिएंसी अफेक्ट होगी, वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की, भाई मुझे काम नहीं करना आता, मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा आज दाल मखनी बनानी है आपको, बनाओ, मैंने कहा जी नहीं आती है, तो कहो नहीं बनाओ कोई बात नहीं, काम तो सौंप दिया हमने आपको, तो मैं क्या करूंगी भाई, वेस्टेज करूंगी, कभी जला दूंगी, कभी नमक ज्यादा कर दूंगी, तो क्या होगा, फेंकनी पड़ेगी ना, कोई खा तो पाएगा नहीं उसको। तो भाई देखो एफिशिएंसी अफेक्ट होगी फिर आपकी। ठीक है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, हो सकता है एक ही काम को दो लोग भी कर रहे हो क्योंकि आपने पहले से ही नहीं चीजों को बांटा है, हो सकता है आपने जब काम को बांटा आप भूल गए, आपने ऐसे ऐसे रैंडमली कह दिया सबको काम करने के लिए, ढंग से आपने नहीं बांटा, तो डिवीजन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है, एक ही काम दो लोग भी कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है अगर डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं होता है तो। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल में आप जरा एक पिक्चर पर थोड़ा सा गौर डालिएगा, ठीक है, तब आप, और जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये पिक्चर हमारी बहुत कुछ कह रही है, ये पिक्चर हमें कुछ समझा रही है कि आप एक वेइंग मशीन पे हो, ठीक है, जहां पर ये इसका काम क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करने का। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इक्वालिटी है, इस तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी उस तरफ अथॉरिटी है, अगर इस दोनों का बैलेंस बिगड़ा तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये पिक्चर ये समझा रही है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में एक रिलेशनशिप होता है, एक बैलेंस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अभी वो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, पहले एग्जाम्पल ही समझेंगे फिर उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो ही आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल क्या है। अब एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक है चुलबुल, बुलबुल नहीं है बेटा, चुलबुल पांडे। ठीक है, तो चुलबुल पांडे साहब जो हैं उनके माता पिता, अभी चुलबुल पांडे साहब ये लिटिल चुलबुल पांडे हैं, ये वो वाले वक्त समझ लेना जो तुमने मूवी में देखे हैं, ये छोटू वाले चुलबुल पांडे साहब है। ठीक है, अब इनके माता पिता किसी एक ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है, और चुलबुल पांडे साहब को लेकर जाएंगे, तो उन्होंने चुलबुल पांडे साहब को कहा कि जाओ बेटा अपने लिए शॉपिंग कर आओ। ठीक है, हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं, हमने तो अपने कपड़े खरीद लिए हैं, आप अपने हिसाब से अपनी शॉपिंग करके आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चुलबुल पांडे साहब जी ने कहा कि ठीक है माताजी, पिताजी, मम्मी जी एंड पापा जी, हम शॉपिंग तो कर ही आएंगे बट हमें पैसा तो दीजिए आप, पैसे तो आपने हमको दिए ही नहीं है तो हम कैसे जाएं। तो माताजी पिताजी ने कहा क्या कि चिंता मत करो बेटा, टेक आवर क्रेडिट कार्ड। माताजी ने तुरंत एक क्रेडिट कार्ड उनको निकाल के दिया। ठीक, क्रेडिट कार्ड दूं या डेबिट कार्ड दूं, चलो डेबिट कार्ड दे देते हैं ना, क्रेडिट कार्ड से ज्यादा बिगड़ जाएगा लड़का।
चलो भाई इसको हम यहाँ पर डेबिट कार्ड कर देते हैं, ठीक है भाई। चलो उन्होंने एक डेबिट कार्ड दिया। अब उस डेबिट कार्ड के अंदर भाई शॉपिंग करके लेकर आने थे लड़के को, छोटा सा बच्चा है, कितना पैसा खर्च करेगा, कितने का सामान ले आएगा, कितने के कपड़े ले आएगा, लगभग चलो मैं मान के चल रही हूँ 5,000 रुपए, 5,000 रुपए के कपड़े वो ले आएगा, ठीक। अब हमारे सामने तीन सिचुएशन है, तीन सिचुएशन, ठीक। 5,000 रुपए जो है शॉपिंग के लिए हमें लगता है कि बच्चा खर्च कर लेगा। डेबिट कार्ड के अंदर 20,000 रुपए हैं, डेबिट कार्ड के अंदर कितने हैं, 20,000 रुपए हैं। तो पांडे साहब जी गए दुकान पे और कहा कि चलिए बढ़िया बढ़िया मस्त से कपड़े आप हमें दिखा दीजिए, हम आज यहाँ पर हीरो सलमान खान बनकर ही जाएंगे, ठीक है। चलो जी कपड़े खरीदने शुरू किए, 1,000 के ले लिए, 2,000 के ले लिए, 3,000 के ले लिए, 4,000 के ले लिए, 5,000 के ले लिए, 6,000 के ले लिए, 7,000 के ले लिए, 8,000 के ले लिए, 9,000 के ले लिए, 10,000 के ले लिए। चुलबुल पांडे साहब जी ने सोचा अब तो पैसा ही पैसा है अपने पास, तो कोई लिमिट नहीं है, पैसा ही पैसा है, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। आज जाके क्रेडिट कार्ड हाथ में आया है, अब नहीं छोड़ेंगे इस क्रेडिट कार्ड को हम जब तक पूरा पैसा खत्म नहीं हो जाएगा। आज ही तो मजा आया है, आज ही तो हाथ में इतना सारा पैसा आया, आज तो फुल ऑन मस्ती करके जानी है। 10,000 के कपड़े खरीदे, 10,000 अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करते हुए जा रहे हैं और मस्त उन्होंने, छोटे से बालक ने भी पूरे फुल ऑन ऐश कर लिया। क्या सोच के तुम्हें तुम्हारे माताजी पिताजी ने वो क्रेडिट कार्ड पकड़ाया था या डेबिट कार्ड पकड़ाया था कि बेटा तुम जाओगे, प्यारे से बच्चे हो, 5,000 की शॉपिंग करके चुपचाप घर वापस आ जाओगे। उन्होंने कोई लिमिट भी सेट नहीं करी कि इसके बाद बंद हो जाए ट्रांजेक्शन होना। उनको पूरा विश्वास था, बट तुमने उनके साथ विश्वासघात किया। कितनी गलत बात की ना तुमने, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बेटा पावर ज्यादा आ गई थी। भाई क्रेडिट कार्ड आ गया ना तुम्हारे हाथ में, 5,000 का सामान लाना था, 20,000 तुम्हारे हाथ में थे, तो तुम्हारे हाथ में पावर ज्यादा थी ना। तो पावर को बेटा हम यहाँ पे कह देते हैं फिलहाल अथॉरिटी, कि बेटा तुम्हारे पास अथॉरिटी ज्यादा थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, काम कम था तुम्हारे पास करने के लिए, लेकिन उस काम को करने की पावर तुम्हारे हाथ में ज्यादा थी। तो बेटा तुमने क्या कर डाला उस पावर का, तुमने कर डाला मिसयूज। तुमने क्या कर डाला उस पावर का, मिसयूज, ठीक। बट वहीं पर क्या हुआ कि 5,000 का सामान तुमने लेना था, फिलहाल जो डेबिट कार्ड है उसके अंदर 3,000 रुपए ही है। अब तुम पहुंचे सामान लेने के लिए, भाई महंगाई का जमाना है, 5,000 तक तो सामान आता ही ना। तुम पहुंचे, अब वहां पर क्या हुआ, तुमने शॉपिंग तो कर ली 5,000 रुपए की, बट पैसे निकले उसमें 3,000। अब तुम्हें क्या करना पड़ा, तुम्हें अपने कुछ मनपसंद कपड़े जो तुम सोच चुके थे कि लेने ही लेने हैं, वो तुम्हें छोड़कर आने पड़े। अब जब वो तुम्हें वहां पर छोड़कर आने पड़े तो तुम्हें बहुत दुख हुआ ना कि तुम्हें पसंद थे वो, लेकिन 2,000 की कमी की वजह से तुम उसे लेकर नहीं आ पाए। इसका मतलब इस बार तुम्हारे हाथ में, क्यों, क्योंकि मम्मी ने ना लिमिट सेट कर दी थी 3,000 रुपए की। अब यहाँ पर तुम्हारे पास पावर कम थी, लेकिन मम्मी ने जैसा कहा था, जैसे एक्सपेक्टेशंस के साथ भेजा था, 4 जोड़ी ले आना, 5 जोड़ी ले आना, अरे लाऊं कैसे, पैसे भी तो उतने होने चाहिए। तो यहाँ तुम्हारे पास काम ज्यादा था करने के लिए, लेकिन उसके लिए पैसा कम था, पावर कम थी। तो यहाँ पर तुम क्या हो गए, यहाँ पर तुम अनेबल हो गए टू कंप्लीट द टास्क, तुम अपना काम कर नहीं पाए यार, है ना। बट वहीं पर मम्मी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 5,000 के ही कपड़े आएंगे और 5,000 की ही तुम्हें लिमिट सेट करके दी, पैसे भी 5,000 है, सामान भी 5,000 का है, तो भैया बल्ले बल्ले हो गई, तो हो गया काम सही। यानी कि जितनी पावर थी उतनी ही तुम्हारे पास जिम्मेदारी थी। समझ आया। मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई कि 3 सिचुएशन थी हमारे पास, जहां पर कई बार पावर ज्यादा होती है तो कई बार पावर कम होती है, तो कई बार पावर उतनी होती है जितना हमारे कंधों पर बोझ होता है। तो बस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है बेटा, वो इसी चीज को डिस्क्राइब करता है। अब मैं आपको एक बार जरा समझाती हूँ कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है। देखो जरा, सबसे पहली बात कि अथॉरिटी मैडम क्या है बेटा। अथॉरिटी को आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो अथॉरिटी इज द पावर। अथॉरिटी क्या है, पावर है आपके हाथ में, या मैं कहूं अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड। अथॉरिटी क्या है, राइट टू कमांड, कि आपके पास ये राइट है कि आप कमांड कर सकते हो। जब आपके स्कूल में आपकी टीचर आपके क्लासरूम में एंटर करती है तो आप सभी खड़े होकर उसको गुड मॉर्निंग विश करते हो, अपनी मैम को गुड मॉर्निंग विश करते हो ना। तो उनके पास ये राइट है कि फिर वो आपको बोलती हैं गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, प्लीज सिट डाउन, कहती है ना प्लीज सिट डाउन। तो ये क्या है, उनके पास पावर है, उनके पास राइट है कि वो आपको कमांड कर सकती है। या किसी को भी क्लास में ऐसे कहना कि प्लीज स्टैंड अप, तो ये क्या है, ये उनकी पावर है, राइट है टू कमांड। आप तो नहीं कह सकते ना अरे मैडम प्लीज सिट डाउन, आप तो नहीं कह सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द राइट।
तो यही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है बेटा कि अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड। बट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैडम रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी, कि जो आपको काम समझाया गया है, जो आपको काम असाइन किया गया है, आपको वो काम पूरा करना है। तो आप कह सकते हो कि अथॉरिटी इज द पावर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द जिम्मेदारी, है ना। जिम्मेदारी मतलब कि हमने आज आपको एक राइट दिया है कि आप ये काम कर सकते हो, आप अपने घर के डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है इस घर को चलाने की। इस घर से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो आप लोगे, ये पावर है आपके हाथ में। बट आपके ऊपर उसी से रिगार्डिंग जिम्मेदारी भी है कि इस घर में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ आप गलत नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। समझ गए इस बात को? वेरी गुड। तो अथॉरिटी जो है हमारे पास बेटा वो दो तरीके की होती है, ऑफिशियल अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी। अब ऑफिशियल अथॉरिटी का मतलब क्या है? ऑफिशियल अथॉरिटी का मतलब होता है वो अथॉरिटी जो हमें कमांड देने की इजाजत देती है। जैसे कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, जब उन्हें डेजिग्नेट किया गया अपनी अपनी जॉब पोजीशन पे, कि कोई आपकी बिजनेस स्टडीज की टीचर है, कोई अकाउंटेंसी की टीचर है, कोई इंग्लिश की टीचर है, कोई मैथ्स के टीचर है, ये उनकी ऑफिशियल अथॉरिटी है जो उन्हें वो डेजिग्नेशन देता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बट बेटा जब वो आपकी क्लास में एंटर करते हैं और हर कोई अपने यूनिक स्टाइल में आकर अपनी क्लास को मैनेज कर रहा है, यानी कि आपने देखा होगा हर एक टीचर अलग तरीके से आपके साथ रहता होगा, उसका अपना एक अलग मेथड है कि वो अपने सब्जेक्ट को कैसे मैनेज कर रहा है। ऑफिशियल अथॉरिटी है कि वो आपके अकाउंटेंसी का टीचर है, ठीक है, बट अकाउंटेंसी उसको कैसे मैनेज करनी है अपने बच्चों के साथ मिलकर, वो बेटा उसकी पर्सनल अथॉरिटी है। तो पर्सनल अथॉरिटी का मतलब क्या है? द अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर। अब जैसे ही आपके स्कूल वालों ने उन सभी को एज अ टीचर रखा अपने यहाँ पर, तो सबके पास सेम अथॉरिटी है। बट जब वो अपने क्लासरूम में एंटर होते हैं अपने सब्जेक्ट को मेंटेन करने के लिए, तब उनकी पर्सनल अथॉरिटी आती है। समझ आ गया आपको ये बात? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है? थम्स अप भी करना है साथ साथ, अगर आपको समझ आ गया है तो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजर शुड रिक्वायर अथॉरिटी कमेंसुरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर वो ये बात कहते हैं कि जैसी अथॉरिटी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो, तो जिम्मेदारी के साथ साथ आपको क्या करना है? उसको पावर भी देनी है उस काम को करने की। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि अगर कभी अथॉरिटी ज्यादा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है तो अथॉरिटी का मिसयूज हो जाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। बट अगर कभी अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो सबऑर्डिनेट इनएफिशिएंट हो जाता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमेशा क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी टास्क कंप्लीट हो पाता है। सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अंडरलाइन करेंगे दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पैरिटी, ये वाला वर्ड भी आपको पता होना चाहिए कि एक पैरिटी होनी चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसकी वजह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा भी कर पाओगे और मिसयूज भी नहीं होगा। तो पैरिटी का मतलब क्या होता है? यही वाली जो इक्वेशन है, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पैरिटी को शो करती है। पैरिटी मतलब द इक्वालिटी, द बैलेंस। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ ऊपर होंगे, दोनों एक साथ नीचे होंगे, ठीक है। अब इसी का मैं आपको आपकी बुक का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। बुक के एग्जाम्पल भी पढ़ने जरूरी है, ठीक है, जिसको आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं, ठीक। तो बेटा बुक का एग्जाम्पल ऐसा है कि एक था आपका प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, एक है प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरी तरफ है हमारा एक फॉरमैन, ठीक है। फॉरमैन क्या होता है ये आप सब बच्चों को पता होगा, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल पे और फॉरमैन हमारा ऑपरेशनल लेवल पे। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने फॉरमैन को एक टारगेट सौंपा 250 स्कूटर्स पर मंथ बनाने का। उन्होंने कहा कि आपको 250 स्कूटर पर मंथ बनाने हैं, हमने आपको टारगेट दे दिया है, 1 महीने बाद हम आएंगे और देखेंगे कि काम पूरा हुआ या नहीं, ठीक है। तो ये टारगेट असाइन कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही 20 डेज कंप्लीट हुए, जैसे ही 20 डेज कंप्लीट हुए, जो रॉ मटेरियल था बेटा, वो रॉ मटेरियल क्या हो गया? वो रॉ मटेरियल हो गया फिनिश। 250 स्कूटर बनाने थे 30 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन बाद ही क्या हुआ? रॉ मटेरियल फिनिश हो गया और तब तक सिर्फ 225 स्कूटर ही बन पाए थे। कितने स्कूटर बन पाए थे? 225 स्कूटर ही बन पाए थे। अब 30 दिन पूरे होने के बाद प्रोडक्शन मैनेजर आता है और फॉरमैन से पूछता है, चलो जी बताओ क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे फॉरमैन ने कहा जी 225 स्कूटर हमारे रेडी हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर कहता है क्यों,
रिमेनिंग 25 स्कूटर कौन बनाएगा? 250 का टारगेट था, 225 तक ही पहुंचा, क्यों? यहाँ गलती किसकी है? उसने कहा फॉरमैन से, फॉरमैन ने कहा प्रोडक्शन मैनेजर से कि हमारे पास लैक ऑफ अथॉरिटी थी, हमारे पास लैक ऑफ अथॉरिटी थी। आपने हमें 250 स्कूटर बनाने का ऑर्डर दिया, बट आपने रॉ मटेरियल सिर्फ 225 का ही दिया, और आपने हमें ये अथॉरिटी भी नहीं दी कि हम स्टोर से जाकर, स्टोर डिपार्टमेंट से जाकर हम रॉ मटेरियल लेकर आ सके। क्या आपने हमें बोला था कि अगर रॉ मटेरियल कम पड़ जाए तो स्टोर डिपार्टमेंट से जाकर ले आना? आपने ऐसी अथॉरिटी हमें नहीं दी थी। तो आप मुझे बताइए बेटा कि क्या यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर इस फॉरमैन को ब्लेम कर सकता है फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट? क्या वो कह सकता है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि दिस इज प्योरली द केस ऑफ व्हेन अथॉरिटी इज लेस देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने 250 यूनिट बनाने का टारगेट दिया, बट सामान उसके पास 225 का ही था, जिसमें उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो स्टोर डिपार्टमेंट से जाकर जो भी रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल लेकर आ सके। तो इसीलिए बोला गया कि अथॉरिटी हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आप जितना काम सौंप रहे हैं, आप जितनी जिम्मेदारी दे रहे हो, पावर भी आपको उतनी ही देनी होगी। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना? मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। तो बताइए बेटा, सभी लोगों को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं? प्लीज थम्स अप कि यस मैम, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियर। कमेंट्स चलते रहने चाहिए, उसमें मेरे को फीडबैक मिलता रहना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर मेरा मोटिवेशन क्या हो जाता है? डाउन, है ना? तो चलो, अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है बेटा? पॉजिटिव इफेक्ट है नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रखोगे तो कोई मिसयूज नहीं होगा, एज वेल एज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो टाइम पर ही कंप्लीट होंगी, ठीक है? उसके अलावा नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? नेगेटिव इफेक्ट्स का मतलब ये है इफेक्ट ऑफ वायलेशन। आप बस ऐसे समझा करो, नेगेटिव इफेक्ट्स मींस इफ द इफेक्ट ऑफ वायलेशन। तो मिसयूज हो जाएगा अथॉरिटी का। अगर आप ऐसा करोगे कि कभी अथॉरिटी ज्यादा दोगे तो अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा। नहीं दोगे तो डिले इन वर्क होगा क्योंकि अथॉरिटी कम है। ओवरबर्डन हो जाएंगे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। चलो, अब चलते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, और ये ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें अपने जीवन में भी जरूर अपनाना चाहिए। डिसिप्लिन जरूरी है। सब चीज अच्छी है, मौज मस्ती सब कुछ करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ चीजों के लिए हमें लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें जो हमारे आगे फ्यूचर के लिए जरूरी है, हमारे करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है, वहां हमें जरूर डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, वहां लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ठीक है बेटा? तो यहाँ से एक मोटिवेशन चीज लेते हुए चलो कि हमें डिसिप्लिन्ड रहना है। तो बेटा यहाँ अगर आप देखें तो डिसिप्लिन का मतलब हम लोग किस चीज से समझते हैं? बताइए, आप लोग डिसिप्लिन किस चीज को कहते हो? आप भी जब ये कहते हैं ना, आपको स्कूल में बार बार ये सुनने को मिलता होगा, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। तो जब ये लाइन वो बोल रहे हैं डिसिप्लिन में रहो, तो उस डिसिप्लिन से वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या बात माननी है आपको? तो मेरे ख्याल से जब भी ये डिसिप्लिन वर्ड सब लोग सुनते होंगे तो एक ही बात दिमाग में आती होगी कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम सभी को फॉलो करना चाहिए, है ना? कि कुछ नियम कानून है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के, उस नियम कानून का सबको पालन करना चाहिए। जैसे कि आप हर रोज एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैं फिर से कहूंगी, आप एंटर करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे कि डेली स्कूल टाइम पर जाना है ना? मोबाइल फोन लेकर स्कूल नहीं जाना होता है, कोई भी ऐसी सामान जो स्कूल में लेकर जाना सही नहीं है या वहां पर अलाउड नहीं है वो सामान आपको नहीं लेके जाना। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको स्कूल में जाना है। क्लास में डिसिप्लिन, क्लास में फिर से भी बात, एक ऐसा माहौल आपको मेंटेन रखना है जो सही है। इस तरीके का आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए जो स्कूल में अलाउड नहीं होता है। बहुत सारे और भी रूल्स और रेगुलेशन स्कूल के हो सकते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना हम अब तक ये समझते आए कि डिसिप्लिन होता है, बट हमारे फ्योल साहब जी ने डिसिप्लिन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। उन्होंने उसके अंदर हमें 3 बातें और भी ज्यादा बताई, ठीक है? क्या बताई? सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो,
डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, कि आपको क्या करना है, पालन करना है। ओबीडियंस मतलब पालन करना है किसका, ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए कुछ रूल्स का। और कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आए हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर हुए हो, तो आपको उस एग्रीमेंट का भी पालन करना है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 3 चीजें चाहिए होंगी। 3 चीजें कैसी, पहली चीज बोली गुड सुपीरियर एट ऑल द लेवल्स, अच्छे सुपीरियर हो। अच्छे सुपीरियर उनका क्या मतलब है, देखो हम अपने घर में अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर कहीं ना कहीं बड़े अगर गलती कर रहे हैं तो कहते हैं कि छोटा तो गलती करेगा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हम कहते हैं ना कि हम अपने बड़ों से ही सीख रहे हैं। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सुपीरियर ही गलत काम कर रहा होगा, हम उसे देख रहे हैं कि वही रूल फॉलो नहीं करता, वही रोज लेट आ रहा है। अगर सोचो कि आपके टीचर्स रोज लेट आए, तो आपके पास भी तो एक्सक्यूज होगा ना कि मैडम आप भी तो रोज लेट आती हो, हमें कि रोज टाइम से आने को कहती हो, आप तो खुद लेट आती हो, हमारे आने के बाद तो आप आती हो, है ना। कभी कभी लेट आना चलता है, बट मैडम हम तो आपको रोज ही लेट आते हुए देखते हैं, पहले आप तो सुधरो तभी तो हम सुधरेंगे। तो अगर सुपीरियर ही ऐसे होंगे तो सबऑर्डिनेट क्या सीखेंगे, तो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस इसी से ही फ्योल साहब जी ने कहा कि पहले भैया तुम सुधरो, पहले तुम सुधरोगे तो तुम्हारे अंडर काम करने वाले लोग सुधरेंगे, राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी रहेगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि गुड सुपीरियर होने चाहिए, कहां पर, हर लेवल पे होने चाहिए सुपीरियर अच्छे, ठीक है। फिर क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। अब क्लियर और फेयर एग्रीमेंट से क्या मतलब है, क्लियर, अब क्लियर से मतलब क्या है, साफ सुथरा बना होना चाहिए, नहीं। क्लियर से उनका मतलब होता है कि किसी के भी माइंड में किसी भी तरीके का बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कि सपोज करो कोई एक लाइन लिखी हुई है किसी एक एग्रीमेंट में, उसका मतलब जब मैंने पढ़ा तो मैंने कुछ और समझा, और कंपनी की तरफ से उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में जो बातचीत है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कि जो हम समझ रहे हैं वही आप समझ रहे हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट कैसे होने चाहिए बेटा, एग्रीमेंट्स फेयर। फेयर से मतलब कैसे, सुंदर साफ गोरे चिट्टे नहीं, फेयर से मतलब क्या है कि वो फेवर करते हो बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टीज मतलब मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट के भी फेवर में हो, वर्कर्स के फेवर में हो, यानी कि पार्शियल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फ्योल ने क्या कहा, गुड सुपीरियर्स होने चाहिए, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, कि पिटाई होगी अगर नहीं मानोगे एग्रीमेंट की बातों को। तो पहले खुद एग्री हुए ना एग्रीमेंट में आने के लिए, तुम्हें एग्रीमेंट क्लियर भी है, फेयर भी था, तो भाई क्यों नहीं मांगा, क्यों नहीं माना आपने, क्यों उल्लंघन किया आपने नियम कानूनों का। तो वो यहां पर इस पॉइंट से ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट में लिखी हुई बातों को अगर कोई भी तोड़ेगा, नहीं मानेगा, तो भैया पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी और पनिशमेंट भी मिलेगी, पिटाई होगी खूब सारी, ठीक है। तो यहां पर ये बात लिखी गई डिसिप्लिन के अंदर। बात समझ आई या नहीं, आई होप कि आ गई होगी, ठीक है। मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी। चलो अब एग्जाम्पल की बारी आती है। पहले एग्जाम्पल घर का, फिर एग्जाम्पल कंपनी का, और कंपनी वाला एग्जाम्पल जरूर याद रखना क्योंकि उसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। देखो क्लास 12th आई आपकी, ठीक है। क्लास 12th के आते आते आप लोगों के पेरेंट्स ने आपसे कहा होगा कि बेटा चलो 11th क्लास जैसी सो निकल गई सो निकल गई। अब 12th क्लास में एक बात ध्यान रखना, अगर तुम ले आए 95% मार्क्स, 98% मार्क्स, तो बेटा जो तुम कहोगे वो मिलेगा, जो तुम कहोगे वही मिलेगा। बुलेट मांगोगे बुलेट दे देंगे, गाड़ी मांगोगे गाड़ी दे देंगे, लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईफोन मांगोगे भाई वो भी दे देंगे। उसके अलावा भी बेटा तुम्हें कहीं ट्रिप व्रिप पे घूमने जाना होगा वो भी मिल जाएगा, चिंता मत करो। बस एक कमिटमेंट दे दो कि 95% तक मार्क्स ले आओगे। अब तुमने वादा किया है, अब जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम पापा ने या मम्मी ने जिसके साथ भी आप ये कमिटमेंट कर रहे थे, अब उन्होंने ये बोला कि चलो बेटा अगर तुमने ये कर दिया तो हम आपको ये दिलवा देंगे, नहीं किया तो क्या होगा। बेटा नई नंबर आज तो तुम कह रहे हो कि 95% ले आएंगे, बुलेट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं आए तो क्या होगा ये भी तो बता दो। तो बेटा आपने अपनी तरफ से कमिटमेंट दिया कि देखो अगर नहीं आए तो छीन लेना सारी चीजें जो अब तक दे रखी हैं, ले लेना ये मोबाइल फोन, ले लेना ये जो आपने एक स्कूटी से दिलवा रखी है हमें, और क्या, और जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, जहां एडमिशन दिलवाओगे उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, और क्या कह सकते हैं, आप ही की इच्छा, जैसा आप कहेंगे फिर हम कर लेंगे। बट अगर हम 95% ले आए तो फिर उसके हिसाब से, फिर हमारे हिसाब से काम होगा। अब यहाँ आप दोनों लोग एक कमिटमेंट में आए हो ना, एक तरफ आपके पेरेंट्स और एक तरफ आप। अब यहाँ डिसिप्लिन है, पता है तुम्हें, यहाँ भी डिसिप्लिन है। क्या है
कि दोनों को अपने वादों को पूरा करना है। जिसने भी अपना वादा तोड़ा इसका मतलब डिसिप्लिन ब्रेक हो गया, है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। तो एक बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेटा मैनेजमेंट ने उसके यहाँ काम करने वाले वर्कर से कुछ कहा। उसने अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर से ये कहा, क्या एक रिक्वेस्ट करी, क्या रिक्वेस्ट करी कि देखो भैया आप हमारी मदद कर दो। आपको पता है ना कि अभी हम लॉस में चल रहे हैं, कि अभी जो हमारी कंपनी है वो किस में है, लॉस में। तो प्लीज आप हम लोगों को लॉस से रिवाइव कर दो, आप हमें लॉस से बाहर निकाल दो। ठीक है, समझ आ रहा है ना ये लिखा हुआ, या दोबारा लिखूं? चलो लिख देती हूँ दोबारा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत तो मैं कर ही सकती हूँ। तो आप क्या कर दो, आप हमें लॉस से बाहर निकलवा दो, और जैसे ही आप हमें लॉस से बाहर निकाल दोगे हम आपकी वेजेस को डबल कर देंगे, हम आपकी वेजेस को डबल कर देंगे। क्या बात हुई, मैनेजमेंट ने अपने वर्कर से कहा कि देखो फिलहाल हमारी जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है, आप हमें लॉस से बाहर निकाल दो, और लॉस से तुरंत जैसे ही हम लॉस से बाहर निकलेंगे हम आपकी वेजेस को डबल कर देंगे। ठीक, ये कमिटमेंट मैनेजमेंट की तरफ से हुआ। ठीक, चलो अब कमिटमेंट जाता है वर्कर्स की तरफ से। वर्कर्स ने कहा ठीक है, हम अग्री करते हैं आपकी इस बात से कि जब तक कंपनी लॉस से बाहर नहीं आ जाती तब तक हम किसी भी तरीके की कोई भी अनरीजनेबल डिमांड आपसे नहीं करेंगे। मतलब हम स्ट्राइक्स पे नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे कि आप हमारी पे वगैरह बढ़ा दो, हम आपको लॉस से बाहर निकाल देंगे। बट आपने जो कहा है कि आप जैसी लॉस से बाहर आओगे आप हमारी वेजेस डबल कर दोगे, तो आप उस बात पे रहना। ठीक है, एक कमिटमेंट मैनेजमेंट ने किया डबल वेजेस करने का आफ्टर रिवाइविंग फ्रॉम द लॉस। एक कमिटमेंट वर्कर्स ने किया कि हम किसी भी तरीके की आपसे अनरीजनेबल डिमांड नहीं करेंगे जब तक आप लॉस से बाहर नहीं आ जाते। तो यहां बेटा डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन कहता है बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट। प्लीज इसको जरूर लिखिएगा, ये केस स्टडी में लिखा हुए आ जाते हैं वर्ड्स कि दोनों को क्या करना है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना है। जिसने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया इसका मतलब वहां डिसिप्लिन ब्रेक हो गया। समझ आई बात, ऑनर देयर कमिटमेंट की वर्ड्स है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था हमारी बुक का एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना था। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है आपको, थम्स अप करना है विद कि मैम डिसिप्लिन इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, चलिए अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं कि अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो बेटा सिस्टमैटिक वर्किंग होगी। ऑब्वियसली जब आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो सिस्टमैटिक वर्किंग रहेगी, एफिशिएंसी इंप्रूव रहेगी। बट नहीं फॉलो करोगे तो कंफ्यूजन रहेगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, काम डिले हो जाएगा, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, जरा उसकी तरफ चलते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड अगर आप इधर देखें तो नाम से पहली बात तो हमें समझने की कोशिश करनी होती है कि वो क्या कह रहा है। आप ये देखो कि इस चेन में ये एक सुपीरियर है। ठीक है, इस चेन में ये एक सुपीरियर है, ये इसके अंडर काम करने वाले कुछ सबऑर्डिनेट है। ठीक है, ये उसके अंदर काम करने वाले कुछ सबऑर्डिनेट है। मतलब कि एक सुपीरियर के अंडर 3 सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर, मतलब इंस्ट्रक्शन एक ही से मिल रही है। राइट, अब इस तरीके से आप यहां देखो कि ये एक सुपीरियर है और इसके अंडर इसके 2 सबऑर्डिनेट है। ठीक, क्या आपने कहीं पर भी देखा कि किसी एक सबऑर्डिनेट को 2 सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिल रही हो? क्या आपने देखा कि कमांड जो है वो 2 लोगों से मिल रही हो? आप देखो कि जितने भी, अच्छे साफ कर देती हूँ इसको, आप देखो ये एक सबऑर्डिनेट है, इस सबऑर्डिनेट को सिर्फ इसी एक सुपीरियर से मिल रही है ना इंस्ट्रक्शन। चाहे एक सुपीरियर के नीचे 3 सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, बट आपको क्या समझना है कि एक सबऑर्डिनेट इस एक सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है। ऐसे ही ये वाला सबऑर्डिनेट इस वाले सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, कौन सी वाली सिचुएशन, कि मैं यहां पर एक और बना देती हूं सुपीरियर और इसको भी कनेक्ट कर देती हूँ इनके साथ। ऐसा तो नहीं दिख रहा ना। बस इस डायग्राम को याद रखिएगा, अभी फिलहाल सिर्फ डायग्राम को याद रखिएगा। जो मैंने बात बताई वो ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, एक सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर के अंडर काम कर रहा है। ठीक, चलो
आगे चलते हैं। अब क्या कहना चाह रही हूँ मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि सपोज करो आपको आपके मम्मी और पापा, आप दोनों बैठ के, आप तीनों बैठ के, सपोज करो मम्मी पापा और आप तीनों बैठ के टीवी देख रहे थे, ठीक है, तीनों बैठ के टीवी देख रहे हो। अब जब टीवी देख रहे हो बैठ के, तो पापा अपने ऑफिस का लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं और वो जो टीवी की आवाज है वो उनके काम को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में पापा ने कहा कि आवाज कम करो इसकी, या इसको बंद कर दो, आवाज कम करो या इसको बंद कर दो। अब गर्मी का टाइम है, सब लोग एक ही रूम में बैठ के कर रहे होते हैं अपने अपने सारे काम। एसी क्योंकि एक ही कमरे में चला रखा है, क्यों बिजली का बिल ज्यादा बढ़ाना है अलग अलग कमरों में चलाकर। तो एक ही कमरे में बैठे हुए थे, एसी चल रहा था और यहाँ पर पापा काम कर रहे थे। पापा ने कहा कि बेटा आवाज कम करो या टीवी बंद कर दो, रिमोट क्योंकि आपके हाथ में ही है, हालांकि आपका उस टीवी से कोई लेना देना नहीं है, आप तो मस्त बैठ के अपना फोन ही चला रहे थे। इधर बगल में मम्मी बैठी हुई थी, मम्मी का सीरियल चल रहा था। अब पापा ने तो कह दिया कि एक काम करो भाई, टीवी की या तो आवाज कम करो या फिर इसे बंद कर दो। अब मम्मी का सीरियल चल रहा और बहुत ही बढ़िया सीन का चल रहा था, वो भी क्लाइमेक्स वाला कुछ सीन चल रहा होगा। तो मम्मी ने कहा हाँ कैसे कैसे आवाज कैसे कम हो रही है, टीवी कैसे बंद हो रहा है? टीवी बंद नहीं होगा ना आवाज कम होगी। पापा कह रहे हैं टीवी बंद करो, मम्मी कह रही है टीवी बंद नहीं करो, रिमोट तुम्हारे हाथ में है। दोनों जिसकी बात नहीं मानोगे वहीं से ही फ्लाइंग आएगा एक। क्या करोगे तुम, किसकी बात मानोगे? बताओ किसकी बात मानोगे, पापा की बात मानोगे या मम्मी की बात मानोगे? क्या करोगे भाई? मेरा जैसा तो क्या होगा, रिमोट रखेगा वहीं साइड में और उठ के चल देगा। मुझे नहीं माननी तुम में से किसी की बात, तुम निपटाओ अपना काम जैसे निपटा रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे मतलब नहीं है तुम लोगों से, अपने आप देखो तुम्हें क्या करना है। भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। एक्सक्यूज मिल गया ना, क्योंकि एक ही बात के लिए दो अलग अलग लोग कह रहे हैं। तो भाई किसकी बात माने? इनकी नहीं मानेंगे ये नाराज हो जाएंगे, मम्मी जी की नहीं मानेंगे तो मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। तो भाई किसकी बात माने हम? तो इसलिए तुमने क्या किया, एक्सक्यूज ढूंढ लिया, तुम रिमोट वहीं पटक के रूम से बाहर चले गए। बात समझ आई कि जब एक ही बात के बारे में दो अलग अलग लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो दिक्कत आती है। अब चलो तुम अपने स्कूल में देख लो, तुम्हें बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एक ही टीचर पढ़ाता होगा ना। अगर एक ही सब्जेक्ट दो अलग अलग टीचर आके पढ़ाएं और सब अपनी अपनी बात बोले, एक बोले रजिस्टर पे येलो कवर चढ़ेगा, दूसरा बोल रहा है उसी रजिस्टर पे पिंक कवर चढ़ेगा, भाई किसकी बात मानोगे? दोनों ही आपके सुपीरियर्स हैं, सेम चीज के लिए, दोनों ही बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं, एक ही कॉपी में काम करना है। अब किसकी बात माने? उसकी नहीं मानेंगे तो वो वाली मैडम नाराज हो जाएंगी, दूसरे की नहीं मानेंगे तो पहली वाली मैडम नाराज हो जाएंगी। तो भाई क्या है, जिसकी बात नहीं मानोगे वो नाराज हो जाएगा ना, आपके लिए तो दोनों ही सुपीरियर है। तो ऐसे में क्या करें, ये तो गड़बड़ वाला मामला है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा बेटा होता है। तो फ्योल साहब ने इस चीज को पहचाना और उन्होंने क्या समझाया कि देखो भाई, अगर तुम्हें सुख शांति चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक बात पर काम करो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, वन एंड ओनली वन बॉस, कि वो एक काम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही बंदे से ले। देयर शुड बी द यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि इंस्ट्रक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, एक ही तरीके की इंस्ट्रक्शन मिले हमें सेम काम से रिलेटेड। हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट का बॉस ही एक हो, ऐसा नहीं होता कि बॉस ही एक हो, बॉस तो 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि कमांड में, इंस्ट्रक्शंस में यूनिटी होनी चाहिए कि एक चीज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एक ही बंदा दे। अब ऐसे तो सब्जेक्ट्स तो आपके बहुत सारे हैं ना, तो टीचर्स आपके सुपीरियर तो बहुत सारे हैं, बट सब अपने अपने एरिया का इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना आपको, एक चीज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको एक ही बंदा दे रहा है। तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अब इससे क्या होगा भाई, डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होगा। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जवाबदेही, आपको दो अलग अलग लोगों को जवाब नहीं देना सेम काम से रिलेटेड। पहले निकले, पहले एक सुपीरियर ने आपसे उस चीज के लिए पूछा, उसको समझा दिया, फिर निकले, फिर दूसरे ने पूछा, उसको भी समझाना पड़ रहा है। तो भाई दो लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, दो लोगों के लिए आप अकाउंटेबल नहीं है, एक चीज से रिलेटेड एक ही बॉस है, उसी को सब कुछ बताना है, ठीक है। सो दिस इज टू प्रिवेंट द कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन, ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे, उसके माइंड में ये ना रहे कि यार किसकी बात मैं मानूं। सो दिस प्रिंसिपल रिजेंबल द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा पूछ लेते हैं कभी कभी केस स्टडी या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कि कौन सा प्रिंसिपल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को रिजेंबल करता है। तो कौन सा रिजेंबल करता है? यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में ही बताया जाता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। चलो अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, वही बुक वाला ही। चलो देखो जरा, अब क्या हुआ, चल भाई क्या बात हो गई। अब यहाँ पर एक हमारा सेल्समैन है, ठीक है,
ये हमारा सेल्समैन है और इसे बहुत सारे कस्टमर के साथ डील नेगोशिएट करनी है, इसे सेल करनी है अलग अलग कस्टमर्स को जाकर। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे कस्टमर्स। मेरी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है, आप देख ही रहे होगे, बहुत प्यारी ड्राइंग है मेरी। और तुम कहते हो ना कि मैडम फ्लो चार्ट बनाओ, मैडम ये बनाओ, इतनी खूबसूरत ड्राइंग के साथ तुम बनवा लो मेरे से फ्लो चार्ट। ठीक है, तो सेल्समैन है, उसको कस्टमर्स के साथ डील नेगोशिएट करनी है। क्या करनी है? डील नेगोशिएट करनी है। चलो ठीक है मैडम, कर देंगे डील नेगोशिएट, उसमें क्या है, इतना आसान नहीं है कस्टमर्स को सामान बेचना। चलो अब क्या करना है मैडम? अब काम तो है कि डील नेगोशिएट करनी है, बट इसके ऊपर ना दो सुपीरियर बैठे हुए हैं इसके, सुपीरियर नंबर ए और सुपीरियर नंबर बी। ये दो कौन है बेटा? ये दो हैं सुपीरियर। अब सुपीरियर कैसे हैं ये बेटा? ये तो है आपका मार्केटिंग मैनेजर, ये कौन हो गया? मार्केटिंग मैनेजर। और ये जो सुपीरियर है ये है आपका फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, जरा समझ लो स्टोरी क्या है। स्टोरी के अंदर सेल्समैन है जिसको कस्टमर को सामान बेचना है, ऊपर दो सुपीरियर बैठे हैं, मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर। डील नेगोशिएट करनी है। अब डील किस तरीके से नेगोशिएट करनी है कि डिस्काउंट अलाउड करना था, कि सामान बेचते टाइम हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर ने इसको कहा कि बेटा एक काम करना, तुम 10% तक का डिस्काउंट जो है ना वो तुम दे देना। तुम्हें जब भी कस्टमर को सामान बेचना हो तो तुम्हें हम ये अलाउड कर रहे हैं कि तुम 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो। बट फाइनेंस मैनेजर कहता है कि भाई सुनो, ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं अलाउड होगा। फंस गया वो। दोनों सुपीरियर है उसके, दोनों की बात सुननी है। मार्केटिंग वाला कहता है जी 10% देना है, ज्यादा सेल होगी। फाइनेंस वाला कहता है कि भाई 5% से ज्यादा मत दो, नुकसान हो जाएगा। अब वो किसकी बात माने? क्या करे वो? क्या करेगा? अपने हिसाब से दे देगा डिस्काउंट, और क्या होगा? या तो वो करेगा ही नहीं उस काम को, डिस्काउंट ही अलाउड नहीं करेगा, और अलाउड करेगा तो हो सकता है अपने हिसाब से कर ले। क्यों? क्योंकि 5% से करेगा तो मार्केटिंग मैनेजर चिल्लाएगा उसके ऊपर, और 10% से करेगा तो फाइनेंस मैनेजर चिल्लाएगा उसके ऊपर। तो वहां पर इसके पास एक एक्सक्यूज आ गया कि किसकी बात को मैं मानूं। कंफ्यूजन आ गया उसके दिमाग में कि मैं अपना टास्क कंप्लीट कैसे करूं। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी है कि भाई एक चीज से रिलेटेड उसको बताए भी कौन, तो कौन बताए? अपना सेल्स मैनेजर है, और वही बताए इसको आके सेल्स पर्सन को कि क्या करना है। समझ आई बात? हो गया यूनिटी ऑफ कमांड आपका क्लियर? तो प्लीज थम्स अप कर दो कि यस मैम, यूनिटी ऑफ कमांड इज ऑल्सो क्लियर। जल्दी कर दो। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? फॉलो करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, कोई ईगो क्लैशेस नहीं आएंगे। बट नहीं फॉलो करोगे तो वही कंफ्यूजन आएगा, डिफिकल्टी आएगी डिसिप्लिन मेंटेन करने में, और वही एक्सक्यूजेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। बढ़िया, समझ आ गया यहाँ तक? चलो वेरी गुड। अगले प्रिंसिपल के लिए जरा पिक्चर को ध्यान से देखो, और पिक्चर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले तो सबके अलग अलग डायरेक्शंस है ना, अलग 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 अलग, लेकिन बढ़ सब लोग एक ही जगह पर रहे हैं। अंत में आके सब लोग एक ही जगह पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी सब लोग अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, बट सबको डायरेक्शन एक ही जगह की दी जा रही है। ठीक है जी, यहाँ पर भी देखो कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है वो इस बात को दर्शाता है कि एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। सभी लोग जो काम कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन बेटा एक ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है। ठीक है मैडम, देखते हैं। चलो, तो हमारा आया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? पहले फिर से वही एक एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। आप लोगों के पास फिलहाल मैं 5 सब्जेक्ट मान के चल रही हूँ कि आप लोगों के पास है, जिसमें एक है इंग्लिश, एक है मैथमेटिक्स, इन केस ऑफ किसी बच्चे के पास हिंदी है या कोई और अदर सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, मतलब जो भी आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग मान सकते हो। फिर एक है आपके पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड योर बीएसटी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट है जो आपको सीबीएसई के अंदर क्लियर करने हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं क्लास 12 में पास होने के लिए। आप इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग काम कर रहे हो ना। आप अपने इंग्लिश का अलग से उसको मैनेज कर रहे हो, मैथमेटिक्स अलग से मैनेज कर रहे हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, आप सभी चीजें अलग अलग मैनेज करते हुए चल रहे हो। बट अल्टीमेटली बेटा मुझे ये बताओ कि अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेट आपका गोल है कि आपने क्लास 12th को पास करना है विद
95 और 98% मार्क्स, या जो भी आपका टारगेट है। मैं इस हर किसी के लिए ये नहीं कहूंगी कि सभी लोगों ने 95 हासिल करना है, जिसका जो भी टारगेट हो, मतलब क्लास 12 हमें पास करनी है। और वो कैसे पास होगी? जब सभी की जो डायरेक्शन है वो यहां पर जाएगी। क्या सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लेने से तुम्हारा काम चल जाएगा क्या? मान लो इसमें तुम्हारे सब 100 में से बताऊंगी, इसमें तुम्हारे आ गए 90 नंबर, इसमें तुम्हारे आ गए 95, और तुम्हारी काजल मैम पढ़ा रही है तो इसमें तो 100 नंबर लाओगे ना। अरे यहाँ पराग सर भी पढ़ा रहे हैं, लो यहाँ भी 100 नंबर आए तुम्हारे, ये तो 105 हो गए भाई। चलो इन तीनों में आ गए तुम्हारे 100 नंबर, क्योंकि तुम आरकेजी स्टूडेंट्स हो गए, है ना। अब इन दोनों में तुमने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ तुमने बहुत ढील छोड़ी, तो तुम्हारे यहाँ पे 60 नंबर आ गए। मैथ से बच्चा वैसे ही घबराता है, यहाँ पे 50 नंबर लेके बैठा है। तो बेटा बताओ तुम्हारे ये वाला टारगेट पूरा हो जाएगा? तुमने अपनी डायरेक्शन यहाँ तो सही रखी, लेकिन यहाँ पे तुम डगमगा गए, यहाँ तुमने वो सब चीजें फॉलो नहीं करी, तो अल्टीमेटली तुम्हारे जो क्लास 12 को पास करने का सपना था विद 95% मार्क्स, वो पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने डायरेक्शन अलग ली। जो डायरेक्शन तुम यहाँ फॉलो कर रहे थे वो डायरेक्शन तुमने यहाँ फॉलो नहीं करी। तो बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही कहता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, तो आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है। ठीक है? कैसे? देखो जरा क्या कहते हैं वो कहते हैं ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, कि जितनी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, जैसे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव सेम था ना, मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। हर किसी का एक प्लान और एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। मैडम समझाओ थोड़ा सा इस बात को। बेटा समझाती हूँ। सपोज करो कि किसी एक कंपनी का टारगेट है कि उसको अपना प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में 30% से इंक्रीज करना है, 30% से इंक्रीज करना है नेक्स्ट ईयर। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? ये तीनों डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सेल्स वाला अपने सेल्स टारगेट को ज्यादा से ज्यादा पूरा करने की कोशिश करेगा, ये सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएगा और आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। मार्केटिंग वाला ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, यानी कि एग्रेसिव मार्केटिंग चलाएगा ताकि आपका ये टारगेट अचीव हो जाए। प्रोडक्शन वाला हाई प्रोडक्टिविटी दिखाएगा विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम इनपुट, ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो सके, वो उसमें काम करेगा। बट अल्टीमेटली सबका गोल तो एक ही है, सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम है, बट वन हेड वन प्लान है सबका। सब अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबका जो डायरेक्शन है वो क्या है कि 30% जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज करना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। समझ गए क्या कहना चाह रही हूं मैं? वेरी गुड। अब ये मैडम क्यों करते हैं? ताकि ओवरलैपिंग ना हो, सभी अपना अपना काम करें ना। देखो हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ तू बढ़ाएगा प्रॉफिट 30% से तू बढ़ाएगा, हमने सबको उनके एरिया ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग काम का, कि तुम सेल्स वाले हो ना, तो तुम्हें तो सिर्फ सेल्स वॉल्यूम पे काम करना है, तुम्हें नहीं देखना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तुम मार्केटिंग वाले हो ना, तुम्हें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करनी है। तुम प्रोडक्शन वाले हो ना, तुम अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दो कि कॉस्ट कम करनी है, तुम्हें नहीं देखना कि मार्केटिंग वाला क्या कर रहा है। तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, किसी का काम दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए, अपने अपने काम करो। ठीक है? अपना अपना काम करो, अपना टारगेट अचीव करो। तो दिस विल एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। और इसी तरीके से क्या होगा? यूनिटी ऑफ एक्शन मेंटेन होगा, सब एक साथ काम करेंगे और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अपना अपना काम करो, वन आफ्टर वन करो, कि मैंने प्रोडक्शन कर दिया है, मार्केटिंग वालों को कहो कि प्रोडक्शन हो चुका है, तुम एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दो, और सेल्स वालों को बोलो कि अब तुम सेल्स करना शुरू कर दो। तो ये कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन होगा। ठीक है? चलिए समझ आ गया? तो बताइए फिर मैम। यस समझ आ चुका है, पर एक एग्जाम्पल तो दे दो अब आप। तो चलो बुक वाला एग्जाम्पल पे आते हैं। तो बुक में आपके ये एग्जाम्पल है कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी कार और मेरे ख्याल से शायद स्कूटर या कुछ भी, आप कोई भी अदर व्हीकल ले सकते हो, कार और स्कूटर दोनों मैन्युफैक्चर करती है। तब उन्होंने देखा कि भाई दोनों अलग अलग डिवीजन है। देखो कार बनाने का प्रोसेस अलग है, स्कूटर बनाने का प्रोसेस अलग है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों के लिए सेपरेट डिविजन्स बना दिए। उन्होंने कहा कि काम करते हैं, दोनों के लिए सेपरेट डिविजन्स बना देते हैं। और सेपरेट डिवीजन का मतलब है कि सबके अपने अपने रिसोर्सेज हो गए। भाई तुम्हारे अपने रिसोर्सेज है, इनके अपने रिसोर्सेज है, हमने इनको अलग स्टाफ दे दिया, तुम्हें अलग स्टाफ दे दिया, इनको पैसा अलग दिया, तुम्हें पैसा अलग दिया, इनको मटेरियल अलग दिया, तुम्हें मटेरियल अलग दिया है। कोई किसी के काम में टांग मत अड़ाओ।
ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि इसकी वजह से तुम्हारा काम रुक रहा है और तुम्हारी वजह से इसका काम रुक रहा है। ऐसा होना चाहिए, तुम लोगों का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें कार बनानी है, तुम्हें स्कूटर बनानी है, अपना अपना काम करो। समझ गए? समझ आया बेटा? चलो लिख दो फिर, थम्स अप मैम, यस यूनिटी ऑफ कमांड इज ऑल्सो क्लियर, सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो अब बेटा इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यहाँ पर है कि आपको एक ही डायरेक्शन की तरफ आपके एफर्ट्स जाएंगे। बट नेगेटिव इफेक्ट्स क्या? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वेस्टेज हो जाएगी, गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, हो गया? हाँ जी। तो बेटा आज हम लोगों ने कंप्लीट किए यहाँ पर अपने 5 फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे, कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। जिस तरीके से मैंने आपको इतना डिटेल में समझा दिया है कि जब एग्जामिनर आएगा ना वाइवा लेने के लिए तो तुम उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे जितना उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा, और पेपर में तो तुम इसको बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ लिख कर आने वाले हो। ठीक है बेटा? सो बच्चों अब जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है यहाँ पर, अब वो है डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समटाइम्स आपके पास एक ऐसी केस स्टडी आ सकती है जिसमें हो सकता है आपको पहले दोनों कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करने हो, दोनों प्रिंसिपल, और उसके बाद में उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आपको डिफरेंस भी यहाँ पर इन दोनों का पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो आपको डिफरेंस से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो अभी हमने यूनिटी ऑफ कमांड में पढ़ा कि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, कि एक सबऑर्डिनेट को एक चीज से रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक ही बॉस से मिले और एक ही बॉस के लिए वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हो। बट वहीं पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है, उनका वन हेड और वन प्लान होना चाहिए। जैसे कि सारे सेल्स डिपार्टमेंट वाले एक साथ काम करते हैं, प्रोडक्शन वाले एक साथ काम करते हैं, मार्केटिंग वाले एक साथ काम करते हैं। एम क्या होता है? यहाँ हम चाहते हैं कि डुअल सबऑर्डिनेशन को हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सके। यहाँ हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी कि एक का काम दूसरे के काम के आगे आए। आपका यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट कर रहा है जिसके साथ यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है, यानी कि जो भी सबऑर्डिनेट दो लोगों से इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रहा होगा ये सिर्फ उसको अफेक्ट करेगा। बट अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ हो जाएगी, तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो बेटा आज हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 5 प्रिंसिपल्स कवर अप किए हमारे फ्योल साहब जी के, और आई होप कि आपको सारे के सारे प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, और आप लोगों ने पांचों के पांचों प्रिंसिपल्स के लिए मुझे थम्स अप दिया होगा कि यस मैम हमें ये वाला प्रिंसिपल भी क्लियर हुआ है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इनके आगे के प्रिंसिपल्स, और उसके साथ भी अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, सो टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।